नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं 6 बजे का खास शो खबर 1 मिनट। 60 सेकंड में हर बड़ी खबर का तह तक होगा विश्लेषण। सबसे पहले खबर बिहार में अनलॉक 4 से जुड़ी हुई है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। इस बीच अनलॉक 4 में सीएम नीतीश ने कई बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब राज्य में सरकारी और निजी सभी कार्यालय सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी खोलने का ऐलान किया है। शैक्षणिक संस्थानों के लिए 11वीं और 12वीं या इसके ऊपर के ही बच्चों को बुलाने का निर्देश है। अभी इसका सीधा मतलब है कि 10वीं तक के स्कूल अभी बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट और खाने नाश्ते की दुकानों को खोलने की भी इजाजत सरकार ने दे दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता के आधार पर संचालन होगा। स्कूल, कॉलेज के स्टाफ के टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, बावजूद इसके ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा है। रामविलास पासवान की जयंती पर पारस गुट के तरफ से लोजपा प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के लिए फूड पैकेट का इंतजाम किया गया था। पैकेट के लिए लोजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और वहां लूट मच गई और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं पटना एयरपोर्ट पर चिराग पासवान के स्वागत में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का ख्याल नहीं रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बेमानी दिखी। वहीं आरजेडी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जो ना तो मास्क पहने थे और ना ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहा। लोग एक दूसरे के पास बिना मास्क के बैठे और बातें करते दिखे। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली से वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मीसा भारती भी कार्यक्रम में मौजूद रही। रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव एक विचारधारा है और आरजेडी गरीबों और शोषितों की आवाज है। बिहार की जनता ने आरजेडी को शुरू से ही साथ दिया है। अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी पार्टी ने गरीब और वंचित तबकों को उनका हक दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया। हमारी पार्टी हम लोग मजबूती के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाया, शुरू किया। आरजेडी स्थापना से अब तक की पॉइंट की बात करें तो 5 जुलाई 1997 को पार्टी की स्थापना हुई। जनता दल से अलग होकर आरजेडी की स्थापना लालू प्रसाद ने की थी। 2005 तक बिहार में आरजेडी का शासन रहा। कैमूर से तेंदुपत्ता की तस्करी की खबरें लगातार आती रही हैं। इस बार पुलिस को तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें 11 पिकअप वैन और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इन सभी गाड़ियों पर तेंदुपत्ता लदा है। पुलिस ने 10 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। जब्त पत्ता की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पूरा मामला करकटगढ़ जगदहवा डैम पथ की है, जहां जिगनी मोड़ के पास पुलिस ने इन गाड़ियों को रोका। हम लोग 11 पिकअप, 1 ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिल जब्त किए और 10 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। दुर्गम पहाड़ियों में रात के अंधेरे का लाभ उठाकर तेंदुपत्ता की तस्करी लगातार की जा रही है, लेकिन इस बार वन विभाग की टीम भगवानपुर और चैनपुर थाना को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस गिरोह के बारे में और जानकारी जुटा रही है। छपरा के एक निजी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। घटना भगवान बाजार के बस स्टैंड के पास की है, जहां डॉक्टर सनत कुमार के क्लिनिक में एक महिला मरीज को भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजन लापरवाही का आरोप लगाते रहे और फिर शव के साथ प्रदर्शन किया।
नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। वहां दरवाजे और खिड़कियों में लगे कांच को भी तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह हालात को काबू में किया। कार्रवाई क्या आप दोनों आने पहले क्या चाहते हैं, उसके बाद ना आगे का क्या कार्रवाई होगा? क्या आरोप लगा रहे हैं, किस तरह का आरोप? आरोप है कि लोग कहता है कि 10 रोज से डॉक्टर साहब मरीज को देखने नहीं आए हैं, ऐसा है वैसा है, यही सब बात बोल रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन 10 दिन से डॉक्टर ने उसे देखा तक नहीं और फिर उनकी मौत हो गई। अस्पताल में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन किशनगंज सदर अस्पताल में भी तांत्रिकों का खेल देखने को मिला। मिर्गी के मरीज को अस्पताल लाया गया। मरीज के साथ परिजनों ने 2 तांत्रिकों को भी अस्पताल बुला लिया। एक ओर डॉक्टर मरीज को ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर तांत्रिक उसकी झाड़ फूक में लगे हैं। इससे यह पता चलता है कि वैज्ञानिक युग में भी अंधविश्वास लोगों पर किस कदर हावी है। पूरे मामले में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पल्ला झाड़ने में जुटे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को हटाने के लिए फोर्स की तैनाती करनी पड़ेगी। आपके सामने आप मुख्य दर्शक बने हुए थे, बाहर से आप देख रहे थे, तो आपने क्यों नहीं रोका? डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, अगर 50 आदमी बाहर से आ जाएगा हम पेशेंट को देंगे। लोगों को समझना पड़ेगा कि किसी भी रोग के लिए इलाज है। ऐसे में फर्जी ओझा गुणी के चक्कर में पड़ने से बचे। किशनगंज ही नहीं, सुपौल में भी कुछ ऐसी ही घटना दिखी, जहां त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में लोग डॉक्टर के भरोसे नहीं बल्कि तांत्रिक के भरोसे अपने मरीजों को लाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल में तांत्रिक के भरोसे प्रसूता का इलाज चलता है। यहाँ डॉक्टर नहीं, तांत्रिक इलाज करते हैं और ये सब होता है डॉक्टरों की निगरानी में। दरअसल महिला को प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल लाया गया। जब दर्द कम नहीं हुआ तो परिजनों ने एक तांत्रिक को अस्पताल बुलवा लिया। आपके पहले आपकी ड्यूटी से पहले से हम आए तो देखे जाके एक पेशेंट थी, तो हम सिस्टर से पूछे कि सिस्टर वो एंटीनेटल वाली पेशेंट है, उसका क्या पोजीशन है, डिलीवरी होगा क्या होगा? तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए तांत्रिक ने महिला का अस्पताल के कमरे में ही झाड़ फूक शुरू कर दिया। गोपालगंज में भी एक बार फिर बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। वाल्मीकि बराज से 2 दिन पहले 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद अब कई दूसरे इलाकों में भी पानी फैल गया है। मांझागढ़ के निमुया गांव में बाढ़ से ज्यादा तबाही मची है। यहाँ हजारों की आबादी प्रभावित है। झोपड़ियां और पक्के मकान पानी में गिर गए हैं। निमुया पंचायत के कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोगों में नाराजगी इस बात से भी है कि इतनी परेशानी के बाद भी प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं दी गई है। यहाँ की जनता जितना तकलीफ में है, जितना दुख में है, अब हम लोग कितना बताएं। बताने से पहले हम लोग का हृदय जो है कांपने लगता है। इसलिए सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, घूमे, घूम कर समस्या को देखे और देख कर यहाँ की समस्या को हल करो। 1 साल के अंदर दोबारा आई बाढ़ से लोग हलकान हैं। ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन इस इलाके के लोगों की मुश्किलों को समझे। दरभंगा जिले के हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में बाढ़ ने जून खत्म होते ही दस्तक दी। हनुमान नगर प्रखंड के 12 पंचायत और हायाघाट के 2 पंचायतों में खेतों में पानी भर गया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों को परेशानी होने लगी। खेतों में लगे धान के बिचड़े और मूंग की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। लोगों का कहना है कि हर बार अगस्त में यहाँ बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार जुलाई में ही मुसीबत बढ़ गई है। एकाएक 48 घंटा में बरसात का पानी तो था ही खेत में लगा हुआ, बाढ़ का पानी भी पूरा डुबो दिया। और जिस तेजी में 48 घंटा में बाढ़ का पानी बढ़ा है, अभी से ही बाढ़ का पानी हर तरफ भर गया है, जबकि पूरा जुलाई और अगस्त का महीना बाकी है। ऐसे में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। मुजफ्फरपुर में भी बागमती नदी उफान पर है। बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण जिले के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंडों में बाढ़ आ गई।
और यहाँ भारी तबाही मची है। बागमती के साथ साथ इलाके में लखनदेई और मनुष्यमारा नदियां भी उफान पर हैं। 3 प्रखंडों में करीब 2000 घरों में पानी घुस गया है। इन घरों में चूल्हा चौका बंद है और लोग चूड़ा सत्तू के सहारे जीवन गुजार रहे हैं। मजबूरी में लोग गांव से पलायन भी कर रहे हैं। पूरे कटरा प्रखंड क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके अंडर में और भी उनको सहयोग करने के लिए पंचायत सचिव, राजस्व कर्मी या विकास मित्र और किसान सलाहकार वगैरह को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। 1 साल पहले आई बाढ़ ने इलाके में जमकर तबाही मचाई थी। बघा के रामनगर में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है, तो नदी के कटाव की चपेट में कई भवन भी आ गए। नदी के कटाव के चलते लोग अपने घरों को तोड़ रहे हैं और सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कटाव रोकने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। कटाव रोकने के लिए की गई बम्बू पाइलिंग नदी में बह गई, तो अब बालू से भरे एनसी बैग कटाव वाली जगहों पर डाले जा रहे हैं। यहाँ घर कितना टूट के इधर उधर चला गया। ये भी है अरमान अंसारी का घर है, ये भी काट के जा रहा है, नदी में पड़ने जा रहा है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोरा पलिन लग रहा है, सब दौड़ जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इधर बालू से भरे बैग डाले जा रहे हैं, तो उधर नदी इन बोरियों को बहा कर ले जा रही थी। फ्लड फाइटिंग का अभियान इस तरह फ्लॉप होता दिख रहा है। बगहा के कई इलाकों में मसान और सिकरहना नदी का कहर जारी है। आज भी कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालय से टूटा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। नेशनल हाईवे 727 के आसपास करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है। इन गांवों से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते बिल्कुल कट चुके हैं। गांवों के चारों तरफ पानी ही पानी है। दवा से लेकर रोजमर्रा की चीजों के लिए इन गांवों के लोगों को परसौनी चौक जाना पड़ता है। वहां तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। लोग आने जाने के लिए छोटी नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। सिंगार लेके भागने जाने सारा धान दो, गोल मार दो, और तो क्यों अधिकारी आई रहे? उत्तर बिहार के ज्यादातर गांव पानी की चपेट में हैं। लोगों के जनजीवन पर खासा असर देखा जा रहा है। मधुबनी जिले में हो रही भारी बारिश से ट्रेनों के आने जाने पर असर पड़ रहा है। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर पर रेलवे यार्ड में पटरियों पर पानी जमा है, जिससे ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पा रहा। जानकी एक्सप्रेस को सकरी और सियालदह जयनगर गंगा सागर एक्सप्रेस को मधुबनी में ही रोकने की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। ट्रैक पर पानी चढ़ा हुआ है जी, और पॉइंट्स का जितना भी मोटर है सब डूबा हुआ पानी में, इसी के कारण गाड़ी सब लेट हो रही है, उसमें भी गाड़ी का परिचालन। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऐसे में ट्रेनों के परिचालन पर असर दिखेगा। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी का सुरदा माइंस 15 महीने से बंद है, जिसकी वजह से 1500 मजदूर बेकार हो गए हैं। लीज नवीकरण नहीं होने के कारण यह माइंस बंद है। 1 अप्रैल 2020 को माइंस में क्लोजर नोटिस लगाकर मजदूरों को काम पर से हटा दिया गया। फिलहाल माइंस के अंदर सिर्फ पानी निकासी का काम होता है, जिसके कारण 1500 मजदूरों को रोटेशन के आधार पर काम मिलता है। रोटेशन के आधार पर एक मजदूरों को एक माह में केवल 1 से 2 दिन ही काम मिल पाता है, जिससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी है। अब मजदूरों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। माइंस मजदूर एवं प्लांट मजदूर एवं भंडार के मजदूर की जो स्थिति है, HCL ICC की नाकामियां और हमारे झारखंड सरकार के नाकामियां के चलते आज 1500 मजदूर भूखा नंगा सड़क पर आने के। कोरोना काल में वैसे लोग रोजगार की तलाश में हैं। ऐसे में माइंस बंद होना परेशानी का कारण बन गया है।
पूर्णिया का गुलाब बाग एशिया की मक्के की सबसे बड़ी मंडी है, जबकि उत्तर बिहार की सबसे बड़ी व्यावसायिक मंडी है। परिसर में सैकड़ों दुकानें हैं। हर दिन हजारों लोग दूर दूर से खरीद बिक्री के लिए आते हैं। इसके बावजूद प्रशासन और निगम का ध्यान मंडी पर नहीं है। मंडी में हर तरफ कीचड़, जलजमाव, गंदगी और सुअरों का बसेरा है। यहाँ के व्यवसायी कहते हैं कि इस मंडी से हर साल सरकार को करोड़ों रुपए टैक्स जाती है। इसके बावजूद मंडी बदहाल है, जिसका असर व्यापार पर भी पड़ता है। ग्राहक और कारोबारी मंडी से दूरी बनाने लगे हैं। कई सालों से इस मंडी के जीर्णोद्धार की बात हो रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। अभी मेन परेशानी बरसात की सीजन आ गई है, पूरा जल जमाव है, सारे जानवर वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं, उन्हीं के बीच में हम लोगों को काम करना पड़ता है। हमारे किसान भाई जो आते हैं उनको भारी परेशानी है। बाहर से आने वाले व्यवसायी मंडी की हालत पर चिंता जताते हैं और संबंधित लोगों से ध्यान देने की अपील करते हैं। जामताड़ा का अंबा गांव, जहां कांसे से बर्तन बनाया जाता है। यह गांव झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पर है। अंबा झारखंड का इकलौता ऐसा गांव है जहां ये काम होता है। यहाँ कर्मकार समुदाय के लोग सदियों से ये काम करते आ रहे हैं। कहा जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कांसा का बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोग दुमका से कच्चा माल मंगवाते हैं और फिर अपने घरों में बर्तन तैयार करते हैं। तैयार बर्तन को शहरों के व्यापारी को सप्लाई किया जाता है। गांव में कई ऐसी भट्टियां हैं जहां आप आसानी से बर्तन तैयार होते देख सकते हैं। साइबर ठगी के लिए बदनाम जामताड़ा कांसा के बर्तन के लिए मशहूर है। हम लोग को पिताजी का ये से हम लोग सीख लिया है। हाँ, वो इसीलिए हम लोग का रोटी रोजगार चल रहा है। एक और जहां लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की जा रही है, वहीं इस गांव के लोग पहले से ही आत्मनिर्भर हैं। राइस बाउल प्रोजेक्ट से सिमडेगा को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है। कुरडेग प्रखंड धान उत्पादन में पुराने समय से ही बहुत आगे रहा है। यहाँ की मिट्टी, चेक डैम और जलवायु धान की फसल के लिए अनुकूल है। इसको लेकर राइस बाउल योजना को लागू किया गया है। इसमें धान की खेती के लिए करीब 2000 एकड़ में खुशबूदार प्रजाति के धान के बीज किसानों के बीच वितरित किए गए हैं। SCA फंड से ली गई इस योजना में करीब 1000 किसानों को जोड़ा गया है, जिन्होंने खेतों में धान को लगाना भी शुरू कर दिया है। और जितने लोगों से जो हम लोगों ने बीज दिया है उनसे लेने के उपरांत हम लोग जो है वहाँ प्रखंड कार्यालय के बगल में एक बड़े से जो हॉल है उसमें राइस मिल। उत्पादन के बाद चावल की बेहतर पैकेजिंग की जाएगी, जिसकी सिमडेगा चावल के नाम से ब्रांडिंग कर मार्केटिंग की जाएगी। इससे किसानों को 1.5 गुना फायदा मिलेगा। कभी नक्सल गतिविधियों के लिए कुख्यात पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल का गुड़ाबांधा प्रखंड अब एकलव्य स्कूल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ 38 करोड़ की लागत से बनने वाले एकलव्य स्कूल का शिलान्यास किया गया। अब स्थानीय लोग काफी खुश दिख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि ग्रामीण और पहाड़ी इलाके के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आर्थिक तंगी से नहीं जूझना होगा। इस स्कूल में आदिवासी समुदाय के लोगों के बच्चों का ही एडमिशन होगा। हथियापाटा में 480 बच्चों के लिए 38 करोड़ रुपए से बनने वाले एकलव्य आदर्श विद्यालय का भारत सरकार जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को शिलान्यास किया था। ये आवासीय विद्यालय हैं और इनमें 50% लड़कियां, 50% लड़के, मतलब को एजुकेशनल हैं और इनका 6 से लेकर 12वीं कक्षा तक है। इस स्कूल के लिए राज्य सरकार ने 15 एकड़ जमीन दी थी, जिसमें 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी। खेल और खिलाड़ियों के लिए कई घोषणाएं की गईं। कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला, लेकिन धनबाद में खिलाड़ियों की हालत नहीं सुधर सकी है। कभी खेल के मैदान में फुटबॉल को किक लगाकर लोगों की प्रशंसा लेने वाली सुमति मरांडी आज दाने दाने को मोहताज है। खेल के मैदान में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से मेडल की भरमार लगाने वाली सुमति फिलहाल परिवार का पेट भरने के लिए दूसरे के खेतों और घरों में काम करने को मजबूर है। सरकारी मदद का हाल ऐसा है कि अभी तक सुमति को केवल एक लाल कार्ड ही मिल सका है। उसे रहने के लिए मिट्टी के घर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो लगा था कि शायद सरकार हमारी मतलब कुछ हेल्प करेगी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। जिंदगी बहुत मतलब भूखमरी से गुजर रही, क्योंकि दाने दाने के लिए यहाँ वहाँ मतलब ये करना पड़ता है। सुमति मरांडी फुटबॉलर के साथ ही राज्य स्तरीय एथलीट भी हैं।
और अगर मदद मिले तो खेल के क्षेत्र में वो बेहतर मुकाम हासिल कर सकती हैं। ये मशाल पाकिस्तान पर मिली जीत की है। ये मशाल उन वीर जवानों के नाम की है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। दरअसल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। हालांकि इस जीत में कई भारतीय जवानों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसलिए पाकिस्तान पर भारतीय सेना की विजय पर स्वर्णिम विजय समारोह मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने दिल्ली से 3 जुलाई को विजय मशाल रवाना की थी, जो जोधपुर पहुंच चुकी है। जोधपुर में स्वर्णिम विजय वर्ष पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां वीर जवानों को सलामी दी गई। विजय मशाल को देशभक्त के नारों के साथ सलामी दी गई। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 की जीत के बाद पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक विजय पर वर्ष भर समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया था। लिहाजा दिल्ली में 3 जुलाई को पीएम मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को देश भर की यात्रा के लिए रवाना किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।